हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ। क्लास हम यहाँ पर 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले हमने क्वेश्चन पेपर को देखा है कि आपके पास क्वेश्चंस कैसे आए हैं। इससे पहले आप 2023 का क्वेश्चन पेपर देख चुके हैं, आपको काफ़ी आइडिया आ गया होगा क्वेश्चन कैसे आपके पास आते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर में काफ़ी क्वेश्चंस आप अटेंड कर चुके हैं, आपने काफ़ी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। बाकी के जो क्वेश्चन हैं उन्हें हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपके पास क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं। नए क्वेश्चन जो होंगे वो आगे आज यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए, सबसे पहले एमसीक्यूज आपके पास आए थे, जिसमें आपको क्या करना था, एक सही विकल्प चूज करना था, जिसमें आपको जीनोटिपिक रेशियो बताना था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट होता रहता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात बताई गई थी कि कैसे आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था। आपने कहा था कि एक सिंगल कैरेक्टर को लेंगे जिसमें प्लांट हाइट है, और उसमें दो ट्रेट लेंगे जिसमें एक टॉल है और एक लेंगे आप ड्वार्फ, जिसमें आपने क्या कहा, बौना कहा। ठीक है, अब आपने क्या किया, गैमीट बनाए। जब आपने क्रॉस किया तो आपके पास आया, ये है पेरेंट, ये है गैमीट, ये है फर्स्ट जनरेशन आपके पास, जिसमें आपने कहा ये आपके पास रिजल्ट आया, दैट इज ऑल टॉल। आंसर अभी तक आपका नहीं आया है। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट जनरेशन में आपने क्या किया, सेल्फ क्रॉस कराया। ये है फर्स्ट जनरेशन, ये आपने कराया सेल्फ क्रॉस। अब आपने बनाया गैमीट, चलिए नेक्स्ट आपके पास आएंगी F2 जनरेशन। चलिए, ये आया आपका आंसर। रेशियो बताना है आपको। रेशियो में आपके पास क्या है, आपने कहा जो रेशियो है, कौन सा रेशियो बताना है, जीनोटिपिक रेशियो है। जीनोटिपिक रेशियो आपका आया था ऑप्शन नंबर सेकंड, 1:2:1, जिसमें 1 प्योर टॉल है, 2 आपके हाइब्रिड टॉल है और 1 है प्योर ड्वार्फ। यही आंसर आया है यहाँ पर। देखिए एक बार, ये क्रॉस आपको आना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने देखा था यहाँ पर वो किस प्रकार से आया था, तो हम कोशिश करेंगे जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो आप खुद सॉल्व करें। जो हमारे यहाँ पर सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करते रहेंगे। तो आपको कहा गया डबल फर्टिलाइजेशन किस में पाया जाता है, ये आपको पूछा गया था। आपने कहा था एंजियोस्पर्म में। ठीक है, क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन। अगर आपको इमेज में दिखाना है कि डबल फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से पाया जाता है, क्योंकि एमसीक्यू है यहाँ पर आप इमेज नहीं बनाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये है आपकी कार्पल, ठीक है, ये है पॉलन ग्रेन, जिसे आप परागकण कह रहे हैं। यहाँ पर आता है आपका ओव्यूल, ये है आपकी एक्सेल, ये है आपके पोलर न्यूक्लियर, ये है आपका पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या बनाएगा, यहाँ पे पॉलन ट्यूब बनाएगा। ठीक है, पॉलन ट्यूब के अंदर यहाँ पर आपके आते हैं दो मेल गैमेट, ये है यहाँ पर मेल गैमेट। ठीक है, अब हमने क्या बोला, एक मेल गैमेट फ्यूज हुआ एक्स सेल के साथ, जिसे आपने कहा कि फर्स्ट जो फर्टिलाइजेशन है वो यहाँ पर हो गया। और एक जो गैमेट है ये होगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज, जिसे आपने कहा कि ये डबल फर्टिलाइजेशन हो गया है। ठीक है, ये रही थी बात, ये आपके पास आया है डबल फर्टिलाइजेशन। चलिए, अब आपसे पूछा गया था एक्स एक्स तथा एक्स वाई क्रोमोसोम को किस नाम से जाना जाता है। आपने कहा सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए, मॉर्फिन की रासायनिक संरचना के बारे में बात की थी, इस प्रकार से होती है जो कि आपने देखा था।
नेक्स्ट आपने बात की थी कि जो तंबाकू है उसमें कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है, मानव शरीर पर इस पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। और इसी के साथ आपको मैंने कहा था म्यूटेशन के बारे में आप पढ़ करके आएंगे कि म्यूटेशन के क्या रीजन होते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल भी होते हैं, आपने कहा बायोलॉजिकल भी होते हैं, केमिकल भी होते हैं। तो ये सारे प्रकार के जो म्यूटेशन होते हैं वो आपने यहाँ पर देखने हैं। चलिए नेक्स्ट आपको एड्स के बारे में क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किया था। चलिए नेक्स्ट हमने बात की थी लैक्टेशनल एमेनोरिया के बारे में। इजी है, आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, आफ्टर पार्चुलेशन एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जहाँ पर मेंस्ट्रुएशन की क्या हो जाती है, उपस्थिति होती है टेम्परेरी पीरियड के लिए। ठीक है, लैक्टेशन पीरियड में क्या होगा, यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी, जिसे आप क्या कहते हैं, लैक्टेशनल एमेनोरिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आपने कहा था एक न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र बनाइए। यह कोशिका में कहाँ पाया जाता है, ये आपका डायग्राम है। हमने बात की थी कि कोशिका में कहाँ पाया जाएगा, न्यूक्लियोसोम की बात हो रही तो आपने कहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कहाँ है आपका, आपके सेल में है। ठीक है, चलिए लास्ट जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किया था वो था टेम्पलेट स्ट्रेंथ एंड कोडिंग स्ट्रेंथ के बारे में हमने बात की थी। नेक्स्ट हमने बात की थी यहाँ पर एक्रोसोम कहाँ पाया जाता है। ठीक है, आपसे कहा गया था एक्रोसोम कहाँ पाया जाता है। ये आपके पास जो है मेल गैमेट का डायग्राम आता है। आपने कहा कि जो सबसे अपर वाला पार्ट है वहां पर आपको एक्रोसोमल कैप दिखाई दे रही है। ठीक है, क्या फंक्शन होता है इसका, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। चलिए नेक्स्ट आपके पास इम्यूनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं जिसमें आपको बताना था राइट द नेम ऑफ एनी टू टाइप्स ऑफ सेल दैट एक्ट एज अ सेलुलर बैरियर। एज अ सेलुलर बैरियर काम करेगा आपकी टू प्रोवाइड इनेट इम्यूनिटी इन ह्यूमंस। इनेट इम्यूनिटी का मतलब जानते हैं, हमने कहा था कि वो इम्यूनिटी जो जन्म से आपके पास होती है। ठीक है, अब आपको आपने कहा जो WBC है तो आपका जो रक्त है वो आपको जन्म से आपके पास होता है। ठीक है, होता है। आपका जो रक्त है वो किस किस चीज से मिलकर के बना है, RBC है, WBC है, प्लेटलेट से, प्लाज्मा आपके पास होता है। तो जो WBC है, WBC में आपने कहा कि जैसे कि पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट हो गया है, जैसे न्यूट्रोफिल हो गए हैं आपके पास, एंड नेचुरल किलर सेल इन द ब्लड। नेचुरल किलर सेल कहाँ पे होते हैं, ब्लड में होते हैं। ये आपकी इनेट इम्यूनिटी को प्रोवाइड कराते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है इसके बारे में भी हमने बात की थी, जब हमने कहा था जब यहाँ पर एंटीबॉडीज बनने लगती है, कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में आ गया, एंटीबॉडीज बनी, उसने अब उस पर्टिकुलर फॉरेन पार्टिकल के लिए क्या बना दी है, मेमोरी सेल बना दी है। क्या हो गई है, आपने जो इम्यूनिटी है उसे अर्जित कर लिया है। वैक्सीनेशन इसी का एग्जाम्पल यहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने कहा था मेंडेलिय विकार क्या है, किन्हीं दो मेंडेलिय विकारों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ये सारे जो क्वेश्चन है हम सॉल्व कर चुके हैं, इसीलिए फटाफट से हम देख रहे हैं। तो मेंडेलिय विकार सिंपल सा मतलब है कि जो भी यहाँ पर विकार, जो भी डिसऑर्डर आपके जीन से रिलेटेड होंगे वही आपके मेंडेलिय विकार हैं। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से हैं, आप डेफिनेशन आपने पढ़ ली थी। चलिए अब हम बात कर रहे थे तीन चीजों के बारे में। PCR के बारे में आपने बात की थी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड बायोपिरेसी। जब आप बात कर रहे थे यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के सारे टर्म्स हमने वहां पर देखे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस, दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना था। सिंपल सी बात है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में होगा यहाँ पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन, मेगास्पोरोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब आपका जो, चलिए नेक्स्ट हमने यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन आया था ध्यान दीजिए, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, कौन कितने नंबर का है अथवा में कौन सा प्रश्न है ये हम देते रहेंगे। आपको 3 खंड दिखाए गए हैं जिनमें आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स में, जिसमें फेमरी के बारे में बात की थी हमने, कॉर्पस ल्यूटेम के बारे में बात की थी और प्लेसेंटा के बारे में बात की थी। ठीक है, क्या होता है फेमरी, फैलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है फेमरी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि एग को क्या करते हैं यहाँ पर कैच करने के काम आते हैं। हमने डायग्राम भी देखा था प्रीवियस लेक्चर में, कुछ इस प्रकार से आपने कहा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में आपने पढ़ा है। एक ही साइड का यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या है, आपका फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पर यूट्रस आ जाता है। फैलोपियन ट्यूब में आपने कहा ये है स्थमस, ये है एंट्यूला, और ये आपका आता है फेमरी वाला प्रोजेक्शन, इनफंडिबुलम वाला भाग आपका इसमें आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके आता है ओव्यूल।
ये है ओवरी, ओवरी के अंदर आपने कहा एक सेल है, ये ओवरी है, ये एग होगा, तो ये जो फिमरी होती है एग को कैच करके यहाँ पर लेके जाती है, ठीक है, फिमरी है। दूसरा हमने बात करी कॉर्पस ल्यूटेम की, क्या फंक्शन होता है कॉर्पस ल्यूटेम का, तो आपको क्या बताया गया था, कॉर्पस ल्यूटेम का फंक्शन है एंडोमेट्रियम को क्या करना है यहाँ पर मेंटेन करना। एंडोमेट्रियम कहाँ पे पाई जा रही है, अगेन आपकी जो यहाँ पर यूट्रस होता है ये आपके एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम कौन करेगा, यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटेम करता है। एंडोमेट्रियम कर क्या रही है यहाँ पर, जो यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया है, जाइगोट बन गया है, ये जाइगोट अब डेवलप हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर इम्प्लांटेशन के लिए क्या करेगा, मदद करता है, इम्प्लांटेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आपने कहा प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा आपने कहा कि जो मदर और जो यहाँ पर फीटस होता है उसके बीच में जो भी परिवहन हो रहा है प्लेसेंटा के द्वारा हो रहा है, चाहे वो आपने कहा कि न्यूट्रिएंट हो गए हैं, चाहे आपने कहा कि वो वेस्ट मटेरियल हो गया है। चलिए नेक्स्ट आपने बात की थी एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, तो यहाँ पर आपने क्या कहा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की क्या क्या एडवांटेजेस, उसमें आपको चेंजेस लाने हैं, तो कैसे चेंजेस होंगे, ऑब्वियस सी बात है वो चेंजेस होंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। जैसे आपने कहा कि आपको क्या करना है, क्रॉप में आपको अगर इम्प्रूवमेंट लाना है तो आपको दो चीजें आप ध्यान देते हैं, एक आप कहते हैं कि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी जो है, जो प्रोडक्शन है वो अच्छा हो, ठीक है, अच्छा प्रोडक्शन आपको मिले। सेकंड आप कहते हैं कि जो क्वालिटी है वो भी बढ़े, ऐसा नहीं है कि क्वालिटी खराब हो जाए, सिर्फ आपको प्रोडक्शन ही चाहिए, सिर्फ आपको क्वालिटी ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो पढ़ लेते हैं कुछ एडवांटेजेस हमने यहाँ पर लिखे हैं। सबसे पहले आपने कहा एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर एज फॉलोज। सबसे पहला पॉइंट आपका स्टार्ट होता है यहाँ से, तो आगे देखिए आपने कहा द जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स कैन इम्प्रूव यील्ड व्हिच कैन मीट द इंक्रीज डिमांड ऑफ पॉपुलेशन। सबसे पहले आपको यही बात बताई गई है किसकी, प्रोडक्टिविटी की, क्योंकि आपने कहा कि डे बाय डे हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, आपके पास जो भूमि है जिसपे आप क्या करेंगे, कृषि करेंगे, वो आपके पास लिमिटेड ही है, आपको उसी भूमि में उससे ज्यादा लोगों के लिए क्या करना है, वहाँ पे जो उत्पाद है वो आपको वहाँ पर करना पड़ेगा, तो क्या होगा, अपने जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं तो सबसे पहले वहाँ पे क्या होता है, आपको जो प्रोडक्टिविटी है उसमें आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आपने कहा शॉर्ट पीरियड में भी यहाँ पर आपको अच्छी जो पैदावार है वो देखने को मिल जाती है, इस प्रकार से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप लोग देख लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आता है एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 का, 3 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आता है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का आरेख खींचिए, आरेख में न्यूक्लियोटाइड के विभिन्न घटकों को प्रदर्शित कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन आपके पास आया है, आपने कहा ड्रॉ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, डिस्प्ले द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द डायग्राम। बेसिकली आपको ये बताना है कि डीएनए किस चीज से मिलकर के बना होता है, हमने कहा था न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है। अब आपको ये पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियोटाइड किस चीज से मिलकर के बना है, वो आप आरेख खींचकर बताएं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद हम बात करते हैं। चलिए तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, देख लेते हैं आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना के बारे में क्या क्या चीजें बता रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि डीएनए के बारे में बात हो रही है, आपने कहा न्यूक्लियोटाइड इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले आपको क्या बता रखा है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, यहाँ पर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसके, न्यूक्लिक एसिड के। न्यूक्लिक एसिड आपके पास कितने आते हैं, 2 न्यूक्लिक एसिड आते हैं, आरएनए और डीएनए। मैं आपसे पूछूं अगर कि डीएनए जो है वो क्या है, तो आपने कहा डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है। तो आरएनए क्या है यहाँ पर, आपने कहा आरएनए भी क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन फिर कुछ सिलेक्टेड वायरस में, मैक्सिमम जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म आते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा, मैं आपको बार बार बताती हूँ।
ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि इसमें बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का अपनी बात है। आपने कहा जब आप पढ़ रहे थे किसके बारे में, अपनी बॉडी के बारे में पढ़ रहे थे और आपने बात की थी सेल के बारे में। आपने कहा था कि हमारी शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका है। सेम वही बात यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि जो डीएनए है वो किस चीज से मिलकर के बना है। आपने कहा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो आपके डीएनए आरएनए बने हैं वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बने हैं। ठीक है। अब हमने कहा हमारी पूरी जो बॉडी है वो कोशिका से मिलकर के बनी है, लेकिन कोशिका भी किसी चीज से मिलकर के बनी है। ठीक है। तो सेम हमने कहा कि न्यूक्लियोटाइड, आरएनए और डीएनए न्यूक्लियोटाइड से तो बने हैं, लेकिन न्यूक्लियोटाइड भी किसी न किसी चीज से मिलकर के बने हैं। किस चीज से मिलकर बने हैं? आपने कहा न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले जो न्यूक्लियोटाइड है वो शुगर मॉलिक्यूल से बने होते हैं। अब यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल की जो शुगर है वो दो प्रकार के आपके पास आते हैं। या तो आपके पास राइबो शुगर आएगी, ठीक है, जो कि कहाँ पाई जाती है? आरएनए में पाई जाती है। या डीऑक्सीराइबोज आएगी, जिससे आपके आरएनए डीएनए में पाई जाती है। फिर से देख लेते हैं। हमने कहा या तो राइबो शुगर पाई जाएगी जो आरएनए में पाई जाती है, या डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाएगी जो डीएनए में पाई जाती है। फुल फॉर्म भी आपकी यही है। आपने कहा डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आपने कहा आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? आपने कहा राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म भी हमारी यही होती है। तो आपसे पूछा जाता है कि डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है, तो सबसे पहला डिफरेंस आपका किसका आ गया है? शुगर का डिफरेंस आ गया है। ठीक है, पहली चीज आ गई है कि न्यूक्लियोटाइड किस चीज से मिलकर बना है? शुगर से मिलकर के बना होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको बता भी रखा है पेंटो शुगर है, नंबरिंग कर रखी है, फॉस्फेट ग्रुप है, नाइट्रोजनस बेस है और पेंटो शुगर है यहाँ पर। नेक्स्ट आपने क्या कहा? A nucleotide consists of sugar molecule, either ribose in RNA or deoxyribose in DNA, attached to phosphate group and a nitrogen containing base. तो ये जो शुगर ग्रुप है आपका वो किस किस चीज से मिलकर किस किस चीज से कनेक्ट होता है? फॉस्फेट ग्रुप से। एक ग्रुप होगा फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा होगा नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, क्लियर है? The bases used in DNA are adenine, cytosine, guanine and thymine. अब देखिए नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो दो प्रकार के नाइट्रोजनस बेस आपने पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? प्यूरिन और पिरिमिडीन। आपने कहा था प्यूरिन, पिरिमिडीन। अब प्यूरिन में कौन से नाइट्रोजनस बेस आएंगे? देखिए प्यूरिन और पिरिमिडीन में टोटल कौन कौन से होते हैं? आपने कहा एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, यूरेसिल। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि प्यूरिन में कौन से नाइट्रोजनस बेस है और पिरिमिडीन में कौन से नाइट्रोजनस बेस है, जो कि आप खुद करेंगे। बेसिक सी चीजें हैं, हम काफी बार से यहाँ पर डिस्कस कर भी चुके हैं। आगे बढ़ लेते हैं। आपने कहा डीएनए में कौन कौन से यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस होते हैं। चलिए, आपने कहा एडेनिन होता है, साइटोसिन होता है जिसे आप सीसी डिनोट करते हैं, गुआनिन होता है जिसे आप जीसी डिनोट करते हैं, थाइमिन होता है जिसे आप है। अब आरएनए की जब बात आती है, आपने कहा कि यहाँ पे क्या आता है? यूरेसिल होता है। किसकी जगह? थाइमिन की जगह। टी की जगह यू आ गया है, टी फोर थाइमिन, यू फोर यूरेसिल। ठीक है, डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स आर पॉलीमर्स मेड अप ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए आपके पास पॉलीमर आते हैं। इसका मतलब कि पॉलीमर का क्या मतलब? सिर्फ एक पीस नहीं है, बहुत सारे छोटे 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 पीस मिल करके पूरी आपकी डीएनए और आरएनए की चेन बना रहे हैं। छोटे पीस कौन से होंगे? आपने कहा न्यूक्लियोटाइड है, तो यहाँ पर आपको न्यूक्लियोटाइड की संरचना बताई गई है। होमवर्क में आपका करना क्या है? आपको पढ़ के क्या आना है कि इनमें से कौन सा प्यूरिन होगा, कौन सा पिरिमिडीन होगा। ठीक है, प्लस दो डिफरेंस आपको डीएनए और आरएनए में दिखा रखे हैं। एक डिफरेंस ये होता है शुगर का डिफरेंस होगा, दूसरा नाइट्रोजनस बेस का डिफरेंस आपको बता दिया गया है। डीएनए में थाइमिन होता है, आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल आ गया है। क्लियर है इतना डिफरेंस? तो एक बार आप चलिए, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके पास जो आया है वो है क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें पूछा गया है बायोगैस क्या है, इसका उत्पादन कैसे किया जाता है, बायोगैस उत्पादन में प्रयुक्त किए जाने वाले सूक्ष्म जीवों का नाम लिखिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो कि आप खुद करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आया है दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। एक बार क्वेश्चन को आप पढ़िए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है?
3 नंबर का प्रश्न आपके पास आता है, आपने कहा एक आरेखीय संरचना की सहायता से अनुलेखन इकाई का उन्नयन यानी कि प्रमोटर व संपादक टर्मिनेटर के स्थान और भूमिका की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है with the help of schematic structure explain the location and role of promoter and terminator in transcription unit। आपको बताना है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रमोटर और टर्मिनेटर की क्या भूमिका होती है। ठीक है, आंसर आपने पढ़ा। चलिए, आपका जो आंसर है वो शुरू होता है। आपने कहा द स्कीमेटिक डायग्राम टेल अस द लोकेशन ऑफ द promoter and structural gene as well as the terminator as follows। अब सबसे पहले आपको स्कीमेटिक डायग्राम के बारे में बताया जा रहा है कि ये किसकी आपको लोकेशन बताता है। प्रमोटर की लोकेशन बताएगा, स्ट्रक्चरल जीन की लोकेशन बताएगा और टर्मिनेटर की लोकेशन को बताता है। ठीक है, द promoter as well as terminator flank are the structural gene inside a transcription unit। तो आपके पास यहाँ पर क्या आते हैं, आपने कहा था promoter as well as terminator flank are the structural gene inside the transcription unit। ये क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। द promoter is पोजिशन टूवर्ड द 5 एंड। ठीक है, तो प्रमोटर आपका कहाँ पाया जाता है, जो 5 एंड का है, आप देख रहे हैं डायग्राम में। एक आपको ऊपर वाली जो स्ट्रैंड है आपको 3 5 में बता रखा है, नीचे वाली जो आपकी स्ट्रैंड है वो आपको बता रखी है 5 3 में। ठीक है, प्रमोटर आपका कहाँ पे होगा, आपने कहा 5 एंड पे आपका प्रमोटर होता है। दैट इज अपस्ट्रीम द स्ट्रक्चरल जीन। जीन क्या करेगा, अपस्ट्रीम करेगा स्ट्रक्चरल जीन को। एंड द टर्मिनेटर इज पोजिशन नियर 3 एंड। आपका जो टर्मिनेटर होगा वो 3 पर होता है। नाम भी आपको बता रखे हैं। ठीक है, देख लीजिए, आपको नाम भी वहां पर बता रखे हैं। That is downstream the coding strand also normally determine the end of the method of transcription। The promoter has the role to tell the direction of transcription। आप यहाँ पर फंक्शन देख लीजिए, प्रमोटर का काम होगा कि ट्रांसक्रिप्शन किस दिशा में किया जाएगा। स्ट्रक्चरल जीन आर बेसिकली द फंक्शनल जीन। ठीक है, फंक्शनल जीन होते हैं। टर्मिनेटर इज जनरली द पॉइंट वेयर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड्स। तो जो टर्मिनेटर होता है वो पॉइंट होता है जहां पर ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो एंड हो रही है। क्लियर है इतनी बात। एक बार आप अपने आंसर को पढ़ लेंगे जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न जो आपके पास आता है वो है क्वेश्चन नंबर 28। 5 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आया है और सबसे इजी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, एक सैंपल क्रॉस का प्रयोग करते हुए आपको बताना क्या है, प्रभाविता का नियम। ठीक है, सबसे पहले ये बताइए किस बच्चे को पता है प्रभाविता का नियम। जीजीआईसी सुल्तानपुर, बच्चे आप लोगों को आवाज आ रही है। जीजीआईसी सुल्तानपुर, हैंड रेस कीजिए अगर आपको आवाज आ रही है, हैंड रेस कीजिए। ठीक है बच्चे, माइक ऑन कीजिए अपना। यस मैम, आ रही है आवाज। ठीक है बच्चे, नाम बताइए अपना। मैम रागिनी। रागिनी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। कराया था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जिसमें आपने एक नियम पढ़ा हुआ, प्रभाविता का नियम पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा? नो मैम। चलिए कोई बात नहीं, बैठिए, बात कर लेते हैं प्रभाविता के नियम की। देखिए, सबसे मैं आपको बार बार कह रही हूँ, 5 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन आपके पास आया है। आपको प्रभाविता का नियम बताना है एक संकर क्रॉस का यूज करते हुए, यानी कि आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस यहाँ पर करवाना है। क्योंकि जब आप इस नियम के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने एक संकर क्रॉस ही यहाँ पर देखा था। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही हमने यहाँ पर देखा था। अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन लिखें प्रभाविता के नियम के, तो क्या कहता है प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार
चलिए, तो यहाँ पर आपका प्रभाविता का नियम क्या कहता है? जब आपने क्या किया, एक सेम कैरेक्टर को लिया, ठीक है, कैरेक्टर एक ही है यहाँ पर, लेकिन ट्रेट अलग अलग है, ठीक है, समझ गए आप लोग? कैरेक्टर यानी कि गुण। तो आपने क्या क्या किया कि प्लांट हाइट एक कैरेक्टर को लिया, ट्रेट उसके दो अलग अलग थे, टॉल और शॉर्ट। आपने दोनों के बीच में क्या करा दिया है, क्रॉस करा दिया है। आपके पास आई है F1 जनरेशन, जिसे आप पहली पीढ़ी कहते हैं। उसमें आपने देखा सिर्फ एक ही जनक के कैरेक्टर आए थे, जनक तो दो थे, ठीक है, एक टॉल प्लांट था, एक शॉर्ट प्लांट था, ड्वार्फ प्लांट था। लेकिन कैरेक्टर सिर्फ एक ही प्लांट के आए हैं, और जिस प्लांट के कैरेक्टर आए हैं उसे आपने क्या कहा, प्रभावी जनक कहा। और इस नियम को आपने क्या कहा, प्रभाविता का नियम कहा। इसके जस्ट अपोजिट, जिस पेरेंट के कैरेक्टर नहीं आए उसे आप क्या कहेंगे, अप्रभावी जनक कहेंगे। यहाँ पर आज हमने सिर्फ डेफिनेशन की है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम क्रॉस भी करेंगे और जानेंगे प्रभाविता के नियम को और अच्छे से। तो ये जो हमारा लॉ है, ये हम बार बार इसे क्या करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। बहुत इजी है। सबसे पहला लॉ है मेंडल का, तो आप लोग क्या करेंगे, घर से इसे करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।